स्वागत है आपका ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग जो हम टीचमेंट पे क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको पहले कहा कि हमारा क्लासेस का क्या पैटर्न होगा, क्या उसका शेड्यूल होगा, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं और पिछले पिछले क्लासेस में। इसमें हम बिहार बोर्ड स्पेशल को लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट का टारगेट 4 स्पेशल सब्जेक्ट है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके बाद इकोनॉमिक्स। उसका सारा पैटर्न हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर हमने सारी चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर दिया है, तो आप उसको जाके देखेंगे। इसके प्लेलिस्ट में भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ भी देख सकते हैं। हमारे वेबसाइट भी देख सकते हैं, उसको हमने शेयर कर दिया है। आपके व्हाट्सएप में भी देख सकते हैं या अलग अलग जगह पे है, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मंडे से सीरीज मेरा चल रहा था, कल का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। इसी के संदर्भ में हम आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं कि आप लोग कोशिश करें कि जितने वीडियो हैं ऑनलाइन देखने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रह जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि बाद में वीडियो में प्रॉब्लम होता है। तो हालांकि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो भी हम क्लासेस लें उसको हम रिकॉर्डिंग रखें, ताकि आप लोगों को बाद में देख के चाहे उसको रिवाइज कर सकते हैं, चाहे नोट बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करें कि जो भी क्लासेस हैं ऑनलाइन मोड में करें। ठीक है, ताकि तत्काल जो है आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है, चलिए अब बात है हम कल क्या पढ़ रहे थे उसको एक बार हम रिकैप करेंगे, उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चूंकि हम पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी एनसीईआरटी का ले चुके हैं, जिसमें है संविधान क्यों और कैसे, दूसरा है हमारे संविधान एक जीवन दस्तावेज क्यों। इन सारे चैप्टर पर हमने ऑलरेडी चर्चा किया। तो आज के कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे, आज के कड़ी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान की अलग विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो उस पर 4 क्लासेस। क्या आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से? कहाँ दिक्कत है? 1 मिनट। साउंड साउंड नहीं है क्या? हेलो हेलो, क्या आवाज नहीं है? 1 मिनट। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हम्म किसको आवाज नहीं आ रहा है? अंजना की तो आवाज अभी, उसको तो आवाज आ। 1 मिनट। हेलो। हम्म हम्म तो हम लोग बात कर रहे थे आज संविधान की क्या क्या विशेषता। अगर आवाज नहीं आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, बस मैसेज कर देंगे आवाज है या नहीं, बस। ठीक है, आपकी मेरी तरफ से शायद सही है, आपकी तरफ से साउंड नेट का प्रॉब्लम होगा, इसलिए शायद आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर एक आदमी में आ रहा है इसका मतलब नेट नेट का प्रॉब्लम हो गया होगा, हो सकता है। चलो ठीक है, तो हम्म, हम्म, 1 मिनट। आवाज तो सही, आवाज है, पता नहीं क्या हेलो हेलो।
हेलो हेलो, साउंड क्लियर। तो हम लोग तो क्या होगा, अगर किसी में आवाज़ नहीं होगा तो शायद नेट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर एक आदमी किसी को आवाज़ जा रहा है और किसी और आदमी को नहीं जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है नेट का प्रॉब्लम होगा। तो वो लोग नेट को थोड़ा सा देख लेंगे, या बाद में उसको, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, अगर सब लोगों का प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ माइक से प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी मेरे यहाँ से और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आप लोग कोशिश करेंगे, रिकॉर्डिंग सेक्शन को देख लेंगे, ठीक है। तो अब बात क्या है कि हम लोग बातें कर रहे थे संविधान की विशेषता को लेकर, ठीक है। तो आज हम लोग फिर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो संविधान की विशेषताएं में कल हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा था, आज हम फिर पढ़ेंगे, जो आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं कि ये है आपकी हमारे संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान की विशेषता में क्या है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहला है हमारे संविधान का गुण, ये सबसे लंबा संविधान है। दूसरा क्या है, विभिन्न स्रोतों से विहित है। तीसरा क्या है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। चौथा क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। पांचवा क्या है, इस सरकार की संसदीय स्वरूप है। छठा क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो नेक्स्ट पेज में वो हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार है, एकीकृत स्वतंत्र प्रणाली है, संसदीय प्रभुता और न्यायालय की स्वतंत्रता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सार्वभौमिक मताधिकारी है, स्वतंत्र निकाय है, एकल नागरिकता है। तो ये सब हमारे संविधान की विशेषता है, क्या है। चलिए, अब ये एक एक चीजें क्या है। पहले जो 4 पॉइंट है उसको हमने कल पहले ही पढ़ा चुके थे। तो आज उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हम आपको उन टॉपिक उन टॉपिक के बारे में दे देते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा था कल के क्लासेस में, वो देखिए 1 मिनट। हम्म 1, हाँ ठीक, ये ठीक है। अगर आवाज़ का एक बार और, क्योंकि अब हम क्लास चालू करेंगे तो उसमें पता नहीं चला, अगर आवाज़ के इशू है तो आप लोग मैसेज कर देंगे आवाज़ सही है या नहीं है, बस ये बता देंगे आवाज़ क्लियर है, क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि हमारा, चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को साथ साथ नोट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, देखिए चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा संविधान का सबसे पहला गुण था कि विश्व का ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। शॉर्ट में हम लंबा लिखित संविधान होने के पीछे क्या कारण है कि इतने ज़्यादा आर्टिकल, इतने ज़्यादा अनुसूचियां विश्व के किसी संविधान में नहीं है। तो पहला पॉइंट है, हम उस पॉइंट को हमने कल लिखा था। 1949 में हमारे संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां में विभक्त थी। वर्तमान में 2016 में इसमें एक प्रस्तावना 665 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां इसमें हो गई। तो इसलिए ये लंबा संविधान, इसके पीछे हमने कल कारण भी आपको बताया था कि हमारे लंबा संविधान होने के पीछे क्या क्या कारण है। 1 मिनट देखिए, तो तब तक आप सोचेंगे, इसके बाद हम आगे पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। तो ये सारे पॉइंट हैं। सबसे लंबा संविधान का मतलब हुआ कि सबसे मोटा, सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि हमारा संविधान सबसे मोटा है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कानून है, इसके मतलब होता है सबसे लंबा संविधान, ठीक है। लंबा मतलब ये नहीं रोड की तरह लंबा या छोटा, ये मतलब नहीं है। लंबा मतलब हुआ इसमें ज़्यादा पेजेस हैं, ज़्यादा नियम कानून से। लंबा का सिर्फ इतना ही मतलब होता है, ठीक है ना। लड़कियों की तरह चोटी, लंबा लंबा चोटी, छोटा चोटी नहीं है। ये संविधान है तो उसमें कानून ज़्यादा होंगे। सिंपल सी बात क्या है, ये किताब मोटी है, उसमें कानून ज़्यादा है, कानूनी दौर ज़्यादा है, ये है इसका मतलब है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरा क्या है कि लंबा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा उसमें नियम कानून है। साधारण भाषा में आप लोग समझें कि हमारा संविधान लंबा है, इसका मतलब ज़्यादा नियम कानून है, ज़्यादा पेचीदा है। सिंपल सा भाषा में ये होता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था
आपका दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न स्रोतों से निहित है, ये दूसरा पॉइंट है। साथ में आप लोग लिखते जाएंगे, अगर जितना कोशिश होगा, आप संभव होगा, आप लोग लिखते जाएंगे। तो दूसरा संविधान के विभिन्न, नहीं सॉरी, ये नहीं, ये इसके ऊपर है कि विभिन्न स्रोतों से निहित है। इसका मतलब हम लोग कल समझ चुके थे। विभिन्न स्रोतों से निहित मतलब हमारे संविधान में अलग अलग चीजों को अलग अलग जगहों से लिया गया है, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजों को लिया गया। इसका मतलब ये होता है विभिन्न स्रोतों से निहित। चलिए, अब हम पहले भी आपको हम दिखा चुके हैं, इसमें हम आपको एक चीज दिखाते हैं। देखिए, ये पॉइंट हमने आपको कल भी इस पर चर्चा की थी, तो ये हमने आपको होमवर्क में भी दिया था, तो आप इसको फिर दोबारा होमवर्क में याद करेंगे। विभिन्न स्रोतों से निहित का मतलब जैसे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है, मतलब अलग अलग प्रावधानों को अलग अलग संविधानों को में से लेके हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया। मतलब सिंपल भाषा से ये समझिए कि जो चीज जिस जिस संविधान में उस टाइम में हमारे संविधान निर्माताओं को अच्छा लगा, उन्होंने क्या किया, हमारे संविधान में जोड़ लिया उसको। सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको जोड़ लिया। जो जैसे क्या होता है, हम लोगों को कोई किसी का बात अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे जगह से सीख लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो यही हुआ हमारे संविधान में। क्या हुआ ना, उस टाइम हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया कुछ चीज अच्छा लगा, अमेरिका कुछ चीजों को अच्छा लगा, कुछ चीज आयरलैंड से अच्छा लगा, कुछ चीज जर्मनी से अच्छा लगा, बहुत सारी चीजों कनाडा से लिया गया। तो वो जो चीजें अच्छी थी उस टाइम में उस देश के संविधान में, उसको क्या किया, हमारे भारत देश के निर्माताओं ने उसको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, मतलब उसको ले लिया। सिंपल सा बात। तो इसलिए इसको कहते हैं विभिन्न स्रोतों से निहित। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है सबसे लंबा संविधान है, दूसरा पॉइंट हुआ कि विभिन्न स्रोतों से निहित है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट आपका है कि देखिए नम्यता, इसको ध्यान से समझेंगे, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ये भी पॉइंट हम कल भी पढ़ाए थे, उसको शॉर्ट में आप समझिए। नम्यता मतलब होता है जब किसी संविधान में उसके संशोधन की प्रक्रिया कठिन नहीं हो, आसान हो, तो उसको जैसे कठोर संविधान और नम्य संविधान के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा की थी। कठोर यानी रिजिड और फ्लेक्सिबल संविधान, मतलब क्या, वैसा संविधान की वो चीजें, इससे पहले भी हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। नम्य और कठोर का मतलब समझिए, तो नम्य मतलब क्या, वैसा संविधान के वैसा इसमें संशोधन प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो। मतलब क्या कि हमारे संविधान में जब संशोधन करने की बारी आती है तो उसका जो क्रम है ना वो आसान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो नम्य संविधान है। अगर उसके प्रावधानों को, उसके प्रक्रिया को अगर दिक्कत होती, मतलब आसानी से संशोधन नहीं कर, मतलब उसमें सिंपल सा बात है, वो जो कानून लिखा हुआ है उसको उसमें बदलाव के लिए, उसमें काट छाट के लिए हमको ज्यादा समस्या होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कठोर संविधान बोल देते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान के बारे में कहा जाता है काफी कठोर संविधान, लेकिन उल्टा ब्रिटेन का जो संविधान है, हमारे ब्रिटेन जो है यानी इंग्लैंड का जो संविधान होता है वो नम्य संविधान कहा जाता है, लचीला संविधान। नम्य को लचीला भी बोलते हैं, तो आप लचीला भी बोलते हैं, नम्य भी बोलते हैं, और कठोर भी बोलते हैं, उसको अनम्य भी बोलते हैं। तो ऐसे आपको याद रखें, आपको जैसे क्वेश्चन पूछे उसके लिए फ्लेक्सिबल और हार्ड, ठीक है, हार्ड इस तरह से दो टर्म आता है इंग्लिश में, तो ये आप समझे। तो अब पॉइंट है कि हमारा संविधान कैसा है, हमारे देश का संविधान कैसा है, नम्य है या कठोर है, ये आपको समझना होगा। तो हमारा देश का संविधान न तो नम्य है न कठोर, हमने पहले भी चर्चा की। हमारा देश का संविधान दोनों का समन्वय, समन्वय का मतलब हुआ उसमें दोनों चीजें हैं। कुछ प्रावधान कठिन है, कठिन तरीके से उसका संशोधन होता है, कुछ प्रावधान को आसान तरीके से संशोधन होता है, इसलिए बोलते हैं कठोर और नम्य का समन्वय। समन्वय मतलब जैसे बोलेंगे कोई आदमी बहुत अच्छा है, कोई आदमी बुरा है, लेकिन किसी आदमी के बारे में कहेंगे अच्छा ये आदमी क्या है, अच्छा है और बुरा नहीं है, दोनों का समन्वय, उसमें दोनों गुण है। तो ये मतलब होता है समन्वय का मतलब क्या हुआ कि उसमें दोनों गुण निहित है। उसमें क्या है, कुछ चीज अच्छा भी है, कुछ चीज बुरा भी है। क्या है, कुछ चीजें अच्छा भी है, कुछ चीजें बुरा भी है। तो क्या बोलते हैं, दोनों का समन्वय है। क्या है, दोनों का समन्वय। तो हमारे इसमें हमने पहले भी आपको पहले चर्चा किया है कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत में राज्य का क्या प्रावधान होता है, इन सब चीजों पर हमने पहले चर्चा किया था। आप जाके उसको चेक करेंगे और दोबारा पढ़ेंगे तो पीछे वाले प्लेलिस्ट में, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये क्या चीज है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि तीसरा नम्यता हो गई, चौथा एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इस पर भी हमने कल चर्चा किया, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो आप इस पॉइंट को क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमारा एक चौथा पॉइंट है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो ये क्या है एक्चुअली, पहले बात इसके लिए समझना होगा कि एकात्मक व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है। तो शॉर्ट में आप समझ लीजिए
कि एकात्मकता और संघीय व्यवस्था। तो हमने कल इस पे भी चर्चा किया था कि इसका क्या मतलब है। फिर से आप सुनिए 1 मिनट। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, अगर नहीं होगा तो बाद में हम शेयर कर देंगे, उसको देख लेना। तो क्या है, पहले सबसे पहला बात, संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियों का अलग अलग राज्यों के स्तर पर बंटवारा होता है, उसे बोलते हैं संघीय व्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ केंद्र के स्तर पर कौन है, मोदी जी हैं, राज्य के स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो शक्ति का बंटवारा हो गया 2 स्तरों पे। क्या हुआ, फिर से बोलिए, आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है क्या? क्या हुआ, साउंड का प्रॉब्लम है अभी भी क्या? क्या हो जाता है? ठीक ही, हमको लगता है नेट का प्रॉब्लम है, इसीलिए हो सकता है। जहाँ प्रॉब्लम होगा बाद में चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या है, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि चूंकि मौसम खराब है ना, हो सकता है इसलिए नेट का। तो अब क्या है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ, पहला बात है संघीय व्यवस्था का क्या मतलब हुआ। संघीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि जब अलग अलग राज्य के अलग अलग स्तरों पे क्या होगा, शक्ति का बंटवारा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या हुआ, संघीय व्यवस्था। एकात्मकता का क्या होगा, अधिकतर पावर यानी शक्तियाँ क्या किसी एक हाथ में केंद्रित होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एकीकृत यानी एकात्मक व्यवस्था। तो क्या है, हमारे संविधान में का ढांचा तो संघीय है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव, इसके लिए शब्द आता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसको आप ध्यान से समझेंगे, क्या है एकात्मकता, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ, नहीं नहीं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ यूनिटरी बायस, इसका इंग्लिश होता है कि हमारे भारत का तो संघीय व्यवस्था है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एकात्मकता की ओर झुकाव हो जाता है। जैसे कि इसका मतलब देखो, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि हमारा देश का तो जो राज्य का सरकार है उसके में अलग अलग बीच में तो पावर का तो बंटवारा है ही, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी क्या होता है कि केंद्र अपने हाथ में ज्यादा पावर ले लेता है। जैसे समझो, एक बात के लिए समझो, ठीक है, कहीं पे क्या हुआ, मार हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, ठीक है, और कहीं पे कुछ हो जाएगा, तो वहां पे क्या करेगा केंद्र, क्या करेगा, सारा शक्तियां को अपने पास ले लेगा। क्या करेगा, सारे शक्तियों को अपने पास ले लेगा और फिर राज्य के हस्तक्षेप करेगा। चाहे आपका सरकार, चाहे आपका राष्ट्रपति शासन लागू, जैसे किसी यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं सही से काम कर रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और क्या होता है, केंद्र अपना सारा पावर खींच अपने हाथों में ले लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव। मतलब सिंपल सा बात है, कभी कभी केंद्र को जब जरूरत लगे तो क्या करता है, सारे पावर को, अपने शक्ति को हाथ में, अपने हाथों में ले ले। ये होता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, एक चीज और है कि हमारे संविधान ने ऑलरेडी लिस्ट के रूप में, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची में अलग अलग लोगों को संविधान ने अलग अलग शक्ति दिया है। शक्ति के कारण क्या होता है, अलग अलग शक्ति देने के बाद भी क्या होता है ना कि अलग अलग शक्ति दिया है, फिर भी क्या होता है ना कि कभी कभी की जरूरत के अनुसार क्या होता है, हमको इन चीजों को, केंद्र अपनी जरूरत के हिसाब से शक्ति को क्या करता है, अपने तरफ जो है उसको ले लेता है, उस शक्तियों को। चलो, तो चलिए नेक्स्ट है। बाप रे, लगता है मौसम हो गया गड़बड़। तो हम्म हम्म हमारे यहाँ आ रहा है आंधी, तो आप लोग को नेट नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्लासेस आपको स्टॉप करना पड़ेगा, बट देखते हैं कब तक। काफ़ी मौसम गड़बड़ चल रहा है, तो आप लोग कोशिश करेंगे एडजस्ट करने का, बट नेट में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप बाद में चेक कर लेंगे। तो कुछ चीज़ों को हम आगे पढ़ा देते हैं, फिर हम क्लास को स्टॉप करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अभी पढ़ लेंगे। अब क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। बाप रे, बहुत खराब मौसम हो गया। हम्म अच्छा,
अच्छा ओके, हम देखते हैं कितना देर क्लास हो पाता है। कुछ पॉइंट को और हम ले लेते हैं, जिसको दिक्कत होगा बाद में उसमें चेक कर लेना, ठीक है ना, कि उसमें रिकॉर्डेड सेक्शन में अवेलेबल होगा, तो तुम लोग चेक कर लेना जिसको दिक्कत होगा। बट अभी हम कोशिश करते हैं कि कल भी हमारा टॉपिक नहीं पढ़ाया हो पाया था, तो कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को हम लोग ख़त्म कर लें, ठीक है ना। जिसको दिक्कत होगा वो लोग बाद में देख लेंगे सारे आज, क्योंकि आज रिकॉर्डेड है तो कोशिश करेंगे, देखते हैं कि वो चीज़ आपको अवेलेबल हो जाए। चलिए, तो हम आगे बात कर रहे थे कि सरकार की संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय रूप कैसा होगा। अभी हम एकात्मकता की ओर झुकाव के संबंध में पढ़ चुके हैं कि ये क्या मतलब है, ठीक है। एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब क्या हुआ कि संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ कुछ मामलों में क्या होता है, हमारे सरकार किसी खास तरह के शक्ति को, मतलब किसी खास अवसर पर अपने शक्ति को अपने क्या करता है कि कुछ मामलों में हस्तक्षेप करके सारे पावर को अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है, उसको बोलते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव।